हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके स्मार्ट वैल्यू क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक को कैप्चर किए थे, ठीक है ना। जैसे कि आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ये सब टॉपिक आपको जो है ना बताया गया था, ये सब जो है ना बाह्य जननेंद्रिय आपको जो है ना पढ़ाया गया था और दिखाया गया था, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से ख़त्म करने के बाद इस टॉपिकों को हम लोग आज कैप्चर करेंगे और इससे जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक है आगे अध्ययन करेंगे। ऐसे हम जानकारी के लिए बता दें कि ऑफलाइन क्लास में जल्द ही जो है ना 4 चैप्टर ख़त्म होने वाली है और 5 चैप्टर स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चे जो है ना ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि जो है ना 5 चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे हम जल्दी। और हाँ, ध्यान रखेंगे, हम पढ़ा रहे हैं पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि 4 चैप्टर जो है ना हम जल्दी ख़त्म करके 5 चैप्टर स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टॉपिकों को हम कैप्चर करके तब स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ जो है ना बच्चे जो है ना बता रहे थे कि जो है ना फलना सर जगह चिलना सर जगह सर जो है ना 5 चैप्टर स्टार्ट कर दी गई है और आपसे भी आगे है सिलेबस। तो हम कॉपी बच्चों को ले करके मिलवा करके दिखाएं तो जो है ना देखने को मिला बहुत सारे टॉपिक उसमें छोड़ा गया था। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। 1 से 2 दिन में पूरी पढ़ाने के बाद जो है ना आपको पूरी टॉपिक ख़त्म कर दी गई और ख़त्म कर दी जाएगी और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर दी जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। और पूरा कैप्चर, कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है। हम जब पढ़ाएंगे तो पूरा फुली है ना एनसीईआरटी से ज़्यादा कंटेंट लेते हुए हम पढ़ाते हैं। थोड़ा सा समय लगती है लेकिन बेहतर चीज़ें देती है और हाँ, सबसे आगे देते हैं। ये नहीं कि जो है ना क्या उसको बोलते हैं, किसी दूसरे टीचर को जो है ना पीछे करने के लिए बहुत सारे टॉपिकों को छोड़ करके आगे बढ़ जाए, वैसा हमारा कभी मकसद नहीं रहा न रहेगा, क्योंकि हम किसी दूसरे के मुकाबला नहीं करते हैं, हम अपना अनुसार चलते हैं। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप भी जो है ना बच्चे जो शिकायत कर रहे थे, घबराए नहीं, आराम से मन से पढ़ते रहें और देखते रहें। और इधर भी जो है ना टॉपिक स्टार्ट की जाएगी धीरे धीरे। 5 चैप्टर यहाँ भी आएगा। हम पहले 3rd चैप्टर को कैप्चर कर लेते हैं, फिर 4 को हम कैप्चर करेंगे, उसके बाद तब 5 को कैप्चर करेंगे ऑनलाइन में। ऑनलाइन थोड़ा डिले चल रहा है तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे हम कैप्चर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बता दें, आपको जानकारी लिखिए कि जीवन में मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएँ होती है बाबू। तो 4 अवस्थाएँ होती है। कितनी अवस्थाएँ होती है? ऐसे तो 5 अवस्थाएँ होती है हमारे लाइफ में, जीवन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से 3 अवस्था की बात करेंगे। बाल अवस्था, किशोरावस्था या जनन अवस्था भी कह सकते हैं, और वृद्धावस्था। आप मोटा मोटी सिंपल, हम थोड़ा सा कम समय है तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो है बहुत सारा टॉपिक को मोटा मोटी पढ़ा दे। ऐसे ऑफलाइन क्लास में आपको पूरी तरह से डिटेल जानकारियाँ दी गई है, प्रोजेक्टर दिखाई गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं एज ए इंट्रोडक्शन टाइप का, हम देख करके थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, आपको घबरानी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये बाल अवस्था मानी जाती है, ये जनन अवस्थाएँ हैं, ठीक है, और वृद्धावस्था है। देखिए, इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि होती है बाबू। क्या होती है? शारीरिक वृद्धि होती है। इस अवस्था में अगर हम बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से शरीर का विकास होता है। और इस अवस्था में अगर हम बात कर ले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है कि जनन करने की जो क्षमताएं होती है, जननिक जो है ना क्या होती है, वृद्धि होती है, जननिक वृद्धि, या आप कह सकते हैं कि मानसिक वृद्धि होती है बाबू। जननिक वृद्धि या मानसिक वृद्धि होती है। समझ में आ रही है? मतलब दिमाग का विकास होगा और साथ ही साथ जनन के जो प्रोसेस होते हैं यानी हार्मोनल प्रक्रियाएं होती है उसका जो है ना विकास होता है। ये जानकारी आपको दिया गया बाबू। इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। अंडोत्सर्जन होता है, शुक्राणु जनन की क्रियाएँ होती हैं, अंडाणु जनन की क्रियाएँ होती है, और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें होती है जो जनन में होती है। अब चलते हैं और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डैमेज हो जाती है बाबू। कैसे? एमसी आना बंद हो जाती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो है डाउन हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल कम जाती है। मतलब कहने का तो ओवरऑल जो सब प्रोसेस इसमें हो रही होती है वो बिल्कुल इसमें देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे तो देखने को नहीं मिलेगी और बहुत सारे होगी भी तो बहुत नॉर्मल मात्रा में होती है। ये जानकारी आपको दिया गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, रिप्रोडक्टिव फेज आपको दिखाया गया था पहले भी कि जैसे देखिए माँ है तो इसके संतान होंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज माना जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है माँ है, संतान है, ये रिप्रोडक्टिव फेज माना जाता है। अब जब ध्यान से देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि गैमेट मुख्य रूप से क्या होते हैं बाबू? 2 होते हैं। मेल में क्या होता है? स्पर्म होती है, और दूसरे क्या होते हैं? ओवा होता है बाबू। एक क्या होती है? स्पर्म, और दूसरा क्या होता है? ओवा होता है। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो एक स्पर्म और दूसरा ओवा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि इसका विकास होता है, शुक्राणु बनती है,
और क्या बनती है बाबू, अंडाणु बनती है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, शुक्राणु बनती है और अंडाणु बनती है, तो शुक्राणु और अंडाणु बनने की क्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें देखने को जो मिलती है कि जो ओवम या अंडाणु बनती है वो किसके अंदर बनती है, फीमेल के अंदर बनती है बाबू। क्लियर हो गई। अब चलते हैं, और जो स्पर्म बनती है वो किसके अंदर बनती है बाबू, मेल के अंदर होती है। मशीनरी है। तो जैसे ये क्या बनता है, फीमेल के अंदर ओवा बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ओजेनेसिस कहते हैं। और ये क्या बनता है, स्पर्म, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। जैसे जो है ना, ये बता दीजिए, इसकी एक लिमिट उम्र बताई गई थी बाबू, याद है। इसकी एक क्या हम बताए थे, लिमिट उम्र बताए थे। क्या बताए थे जरा आप ध्यान दीजिए। हम बताए थे कि स्त्रियों में 9 से 11, कहीं कहीं थोड़ा सा आगे पीछे भी मिलता है, तो घबराने की बात नहीं है। 9 से 11 वर्ष की आयु में जो है ना, ये क्या होती है बाबू, शुरू होती है और लगभग 40 से 45 वर्षों तक ये चलती है। किसमें, स्त्रियों में, है ना। ये जानकारी आपको दिया गया, वर्षों तक ये चलती है। क्लियर हो गया। या वर्ष भी कह सकते हैं, वर्ष तक चलती है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वर्ष दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये जानकारी दी कि कब से कब तक चलता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसको लेकर के, जरा ध्यान दीजिए, पुरुषों में, तो ये थोड़ा सा डिले से चलता है, मतलब थोड़ा लेट से चलता है। यानी ये जो है 11 से 13 वर्षों की आयु में शुरू होती है और 40 से 45 वर्षों तक चलती है बाबू। कौन, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। क्लियर हो गया। किसकी प्रक्रिया बाबू, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। क्लियर हो गई। ये जानकारी आपको दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों को, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों को अगर हम साथ मिला दे बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इन शुक्राणु जनन को और क्या अंडाणु जनन को, दोनों को मिला दे तो इसे कहा जाता है क्या, गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का जो है योगदान होती है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कैसे कैसे क्या होती है, ये खुद ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है। आप इसको देख लेंगे और डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए जैसी क्या होती है, देखिए यहाँ पर जैसे ये दोनों बना, ये बना कहाँ से, स्त्रियों से। ये कहाँ बना, पुरुषों से। देखिए इसका बनावट ऐसा होता है, उभा का अंडाणु ऐसा दिखता है और शुक्राणु ऐसा दिखता है बाबू। और जैसे ये दोनों आपस में संयोग कर जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, संयोग कर जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन, है ना, या निषेचन। ठीक है। जैसे फ्यूज करके आपस में मिल गए तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके उपरांत क्या बन जाती है बाबू, जाइगोट बन जाती है, जो किस फॉर्म में होती है, 2n फॉर्म में होती है। लेकिन एक क्या होता है, n फॉर्म में होती है। एक भी क्या होता है, n फॉर्म में होती है। जैसे n दोनों आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं या निषेचन की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो ये जाइगोट के रूप में 2n बन जाते हैं। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। और 2n विकसित करेंगे और क्या करेंगे बाबू, तो भ्रूण का विकास करेंगे और वो भ्रूण विकसित करके संतान का विकास करेगा। ठीक है। क्लियर हो गई। अब ऐसे इसमें बहुत सारा टॉपिक जो है लिखी हुई है कि कैसे कैसे हार्मोन बनते हैं और वो GnRH बनता है। फिर उसका जो है ना, ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के जो अगला भाग होते हैं उसको क्या करता है, तो ध्यान देंगे, उसको जो है ना प्रभावित कह सकते हैं, उदासीन बनाता है। और उदासीन बना करके क्या करता है, देखिए 2 हार्मोन बनाता है, एक LH हो गया और दूसरा क्या हो गया, FSH हो गया। ये हार्मोन बनाता है, जिससे क्या होती है, तो ये LH जो है, देखिए ध्यान देंगे, LH किस पर रिएक्ट कर देगा, लीडिंग सेल पर। और लीडिंग सेल पर करेगा तो जो है ना एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेंगे। ठीक है। और जो FSH है, ये हार्मोन जो है अष्टोली कोशिका पर रिएक्शन करेगा, जिससे क्या होगी, तो स्पर्मेटोगोनिया को पोषक तत्व तो मिलेगा, एक निश्चित आकृति मिलेगी। यानी इन दोनों मिल करके शुक्राणु जनन में जो है ना, ये मिल करके शुक्राणु को जो है ना जनन में या शुक्राणु जन को पोषक तत्व तो देता है। कोई दिक्कत। क्लियर हो गई। अब चलते, वही बात इसमें बताया गया था कि कैसे कैसे विभाजन होती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखवाया भी गया है, जैसे आपको बताया गया। देखिए यहाँ से LH और हार्मोन जो है रिलीज हुई, तो जैसे ये रिलीज हुआ, देखिए हाईलाइट कर रहा है, रिलीज हुआ, तो देखिए ये क्या है, दिख रहा है ना, वृष्ण है। यहाँ पर भी क्या है बाबू, वृष्ण है। तो यहाँ पर दिखाएगी कि एक जो है LH बना है ना, तो एक क्या किया, देखिए लीडिंग सेल पर जो है ना क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना,
ये जो है उत्तेजक हार्मोन हो गया, और एलएच जो है ना लैडिंग सेल पर क्या करती है, क्रिया करती है। तो जैसे ये बना तो लैडिंग सेल पर क्या किया, क्रिया किया। तो ये क्रिया किया तो ये लैडिंग सेल क्या बना दिया, एंड्रोजेंस बना दिया, मतलब मेल हार्मोन रिलीज करने लगा। अब देखते हैं दूसरा का है क्या, एफएसएच, ये रिलीज हुआ। तो ये रिलीज हुआ तो ये किस पर रिएक्शन किया, दिख रहा है, ऑस्ट्रोलिक कोशिका पर। ये जैसे बना तो देखिए ये दिखाया गया है, और ये किस पर रिएक्ट करेगा, ए पर। और जैसे रिएक्ट करेगा तो ये जो है ना पोषक तत्व देगा, किसको, स्पर्मेटोगोनिया को। क्लियर हो गया। और पोषक देगा तो विकसित करेगा, और नानु जो है ना शुक्राणु को बनाएगा। तो ये जानकारी आपको दी गई, यहाँ पर बताया गया शुक्राणु ऐसे होती है। अब देखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ना क्या, शुक्राणुओं के हम संरचना की बात करते हैं। तो शुक्राणुओं के मुख्य रूप से कितने संरचनाएं होती है बाबू, जो है ना भाग कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो शुक्राणु क्या है, एक प्रकार की जो है अगुणित कोशिका होती है, या सूक्ष्म अगुणित कोशिका होती है बाबू, समझ में आ रही है, ठीक है। जो कहाँ से बनती है, शुक्रजनन नलिकाओं से होती है। वृक्ष के अंदर एक नलिका होती है, ऐसे तो कुंडलित नलिका बहुत सारी होती है, उसी से क्या बनती है, शुक्राणु बनती है, कोई दिक्कत। और ये विकसित करती है, और विकसित करते हुए क्या करती है ना, नर युग्मक के रूप में जानी जाती है। अब चलते हैं, और इसके जो है ना मुख्य रूप से जो है ना कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। ध्यान दीजिए। अगर बात कर ले हम यहाँ पर क्या, नोट पॉइंट। तो इसका खोज किसने किया, हम नामक वैज्ञानिक ने, हम और लियोनहॉक ने किया। कब किया, इतना ईस्वी में किया, कोई दिक्कत, या पहले देखा उसने, ऐसा भी कह सकते हैं। और हम बताए थे कि शुक्राणु क्या होता है, निषेचन स्थल पर तैरते हुए कितने जो है ना, इतना जो है ना, इतना पॉइंट, इतना जो है mm की जो है ना दर से प्रति मिनट क्या करता है, गति करता है बाबू, और जाता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसके हम लोग बात कर लेते हैं नोट पॉइंट। और आगे है, प्रतिदिन कितना जो है ना पुरुषों में, जो है ना स्वस्थ पुरुषों में प्रतिदिन इतना शुक्राणु का निर्माण होता है बाबू, क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, दूसरा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो प्रत्येक जो है ना शुक्राणुओं की लंबाई अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग कितनी होती है, 60 माइक्रोमीटर होती है। और चौड़ाई जो है ना 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर होती है बाबू। यहाँ पर 3.5 केवल लिखा हुआ है, लेकिन 2.5 से 3.5 मान के चलनी है। और इसके जो पूंछ होते हैं, देखिए ये पूरा होता है, और इसका जो पूंछ होता है वो 50 माइक्रोमीटर का अकेले होता है। यानी शुक्राणु का सबसे लंबा भाग पूंछ होती है, जब हम आगे बात करेंगे। इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। बात में आ रही है, कितने भाग होते हैं बाबू, 4 भाग होते हैं, है ना। अब इन 4 भागों को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं, है ना। ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, 4 भाग हैं। अब ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि 4 भागों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात आ जाती है, ठीक है, कि ये क्या है, तो शुक्राणुओं का यहाँ से यहाँ तक जो भाग होती है, इसको लोग हेड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हेड कहते हैं। और इसके बाद ये जो छोटा सा आप ऐसे संरचना देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक कहते हैं, गर्दन कहते हैं, कोई दिक्कत। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक के जो क्षेत्र होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पेस के नाम से हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत, क्लियर हो गई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मिडिल पेस तो हो गई, और इसके बाद जो नीचे वाला भाग हो गया, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो इन सभी को हम लोग टेल कहते हैं। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होती है, जो हेड भाग होती है, इसके बीच में केंद्रक होती है बाबू। इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस या क्रोमोसोम होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, खुद लिखा हुआ है तो ज़रूरत नहीं है लिखाना। देखिए ये जो दिखाया गया क्या है, न्यूक्लियस होती है, और उसके अंदर गुणसूत्र होता है, यानी उसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। बीच में हाईलाइट करके दिखा रहा है, कोई दिक्कत। अब चलते, इसके आगे ऊपर जो है ना क्षेत्र है, जो ऊपर भाग होता है, शुक्राणु के जो हेड होते हैं, उसके ऊपरी जो भाग होती है, वो एक टोपीनुमा संरचना के रूप में दिखाई पड़ती है बाबू। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, बोलेंगे एक्रोसोम कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक्रोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत। और इसके ऊपर एक जो लेयर्स होती है, पतली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये एक्रोसोम किससे बना होता है बाबू, तो गोल्जी का से या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। गोल्जी क्या होता है बाबू, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है, कोई दिक्कत, बात में आ रही है। अब चलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। दूसरी बात जरा ध्यान दीजिए कि एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बना होता है, और एक्रोसोम क्या करता है, तो ओभा को भेदने में मदद करता है। बात में आ गई, क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। मिडिल पेस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, तो उसे एनर्जी देती है, किस लिए, तैरने के लिए, स्थानों को बदलने के लिए क्या करती है,
मिडिल पेस में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऊर्जा देती है, कोई दिक्कत। और निचला भाग होता है उसको हम लोग पूंछ बोलते हैं, पूंछ या टेल कहते हैं। और इसके अंदर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसको हम लोग एक्सोनिम कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। सब आपको ऑलरेडी जो है ना पूरा डिटेल्स, इसमें तो बहुत सारा नमूने दिया हुआ जितना हम पढ़ा रहे हैं इस फिगर में, लेकिन बहुत सारा टॉपिक हम खुद ऑलरेडी आपको एक ही फिगर में जब बनाए थे तो बता दिए है बाबू। इसलिए आराम से बिंदास पढ़ना है, निश्चित आँख बंद करके पढ़ना। जो कंटेंट दे देंगे औरंगाबाद में कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए मन से पढ़िए और दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो आपको डिस्टर्ब होगी बाबू। एक बेहतर इंसान होने के नाते अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और विश्वास कीजिए, और तब आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा क्या बातें हैं। अभी तो आपको जो है ना नया उम्र है तो पता नहीं चलेगा कौन क्या कह रहा है, सब झूठे बात लगेगा आपको, लेकिन बाद में जब बेहतर रिजल्ट आएगी पढ़ करके तब पता चलेगा, और ना आएगी तभी पता चलेगा। इसलिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि पढ़ करके पता चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये जानकारियाँ दे दी गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़रा आप नोटिस कीजिए यहाँ पर बात क्या आ जाती है लेकर के। तो देखिए यहाँ पर देखने वाली बात आ जाती है बाबू, यहाँ पर ज़रा नोटिस कीजिए आप, क्या यहाँ देखिए ये जो भाग यहाँ से टेल है ये टोटल 50 माइक्रोमीटर का होता है, क्लियर हो गई। अब ये जो भाग होता है ये 5 से 7 माइक्रोमीटर का होता है बाबू, कोई दिक्कत। और इसके अलावा नेक जो होता है ये 0.3 माइक्रोमीटर का होता है बाबू, कोई दिक्कत। अब चलते हेड जो होता है ये क्या होता है बाबू, लगभग 4 से 4.5, कितना बाबू, तो लगभग 4 से 4.5 माइक्रोमीटर का होता है बाबू, क्लियर हो गए, बात समझ आ रही है। और ओवरऑल अगर पूरे को हम मिला करके देखें तो यहाँ से यहाँ तक पूरे की दूरी जो हो जाती है बाबू वो कितनी हो जाती है, तो 60 माइक्रोमीटर होता है। कितना हो जाता है बाबू, 60 हो जाता है। और सिंगल टेल का कितना होता है, तो जानकारी आपको दिया गया, सिंगल टेल का जो है 50 माइक्रोमीटर हो जाती है, कोई दिक्कत। ये जानकारी आपको दिया गया, क्लियर हो गई। अब जब ध्यान देने वाली बात आ जाती है, पूछेगा आपसे कि बताएं जो है ना क्या कि शुक्राणुओं का सबसे लंबा भाग कौन है, तो पूंछ है बाबू, क्लियर हो गई। अब चलते हैं दूसरी बात, ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे छोटा भाग कौन है, तो नेक है बाबू। और मिडिल भाग में ये हो जाता है, और उसके बाद ये दोनों मिडिल भाग है, मतलब मध्य भाग है, लेकिन सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा वो, कोई दिक्कत। तो इसके अलावा आप देख लीजिए उसका दी है, क्लियर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। देखिए यही सेम टू सेम जो फिगर में हम अभी समझा रहे थे आपको, है ना, ये फिगर ऐसे दिखाया गया है, दिख रहा है। ये क्या है, एक्रोसोम। ये बताएगा कि किससे बना रहता है बाबू, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना रहता है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, जो क्या करता है, शुक्राणुओं को भेद जो है ना, जो अंडाणुओं को भेदने में मदद करता है, क्लियर हो गई। इस पूरे भाग को हेड कहते हैं। ये कितनी दूरी होती है पीछे बता दिया गया। इसके मध्य में जो संरचना दिखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर गर्दन है, ये आपको दिख रहा है, नेक या ग्रीवा इसको बोलते हैं, इसको हेड या शीर्ष कहते हैं बाबू, क्लियर हो गई। अब ज़रा नोटिस कीजिए, इसकी साइज आपको बता दी गई कितना होता है, इसका हेड आपको जानकारियाँ दिया गया, देखिए कितना होता है बाबू, तो 4.5 माइक्रोमीटर होता है, क्लियर हो गई। और इसका हेड कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। मिडिल पेस कितनी होती है बाबू, 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो स्पाइनल जो है ना शेप में है, ऐसे रहता है, उलझा बना रहता है ऐसे आपस में, और ये ऊर्जा देती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया है ना, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इधर टेल हो गया, कोई दिक्कत। इसके अंदर एक पतला झिल्ली होता है, उसको एक्सोनिम कहते हैं। इसमें उतना बड़ा है नहीं, बहुत चीज़ें दी हुई नहीं है, ऑलरेडी हम पीछे आपको बहुत सारा बातें इसमें खुद ऑलरेडी बता दी हैं। इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले भी सकते हैं। और यही सेम टू सेम जितना चीज़ें हम बात बताए बाबू, वही सब चीज़ें इसमें हेड में लिखा हुआ है। पहला भाग का डेफिनेशन है और दिया हुआ है। फिर उसका देख ठीक है, पहला भाग में देखिए ध्यान देंगे, पहला भाग में दिया हुआ था, दूसरा भाग में दूसरा का जो है बारे में दिया हुआ है, किससे बना हुआ है, तीसरा भाग में तीसरा का दिया हुआ, साइज़ क्या है, इसमें क्या क्या पाई जाती है, वो करता क्या है। फिर उसका चौथा में जो है ना, चौथा भाग के बारे में दी हुई है, और लंबाई सबसे इतना होता है, आपको ऑलरेडी इतना कैप्चर हो गई यहाँ तक। अब हम लोग अध्ययन करते हैं एमसी मासिक चक्र, है ना। ये अक्सर जो है ना पूछता है बाबू, इस बात का ध्यान रखने वाली बातें है, ठीक है ना। मासिक चक्र क्या होती है, तो बताया गया था कि स्त्रियों के जन्म काल में, या उन कह सकते हैं कि स्त्रियों के जन्म अवस्थाओं में क्या होती है, शरीर के अंदर कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है बाबू। कौन सी क्रियाएं होती है, कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, जिससे क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड्रोजन वगैरह हार्मोन जो है स्रावित होता है, जिसके कारण क्या होती है, उनके जननांगों में कुछ आंतरिक परिवर्तन होती है,
जिसके कारण क्या होते हैं, उनके जो है ना शरीर से हर महीने के कितने दिन में 28वें दिन क्या होती है बाबू, बेकार पदार्थों का निष्कासन होता है, जिसे हम लोग मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई। थोड़ा सा स्पीड है इसलिए कि कैप्चर करनी है चीज़ों को, तो आपको घबरानी नहीं है। थोड़ा सा वीडियो का हल्का स्लो भी करके देख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी तो बात बन जाएगी। हल्का स्लो कर लेंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा कम कर लेंगे। हम लोग दुगना करके देखते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं, जब तैयारी कर रहे हैं तो हम दुगना करके देखते हैं। जब हम खान सर के वीडियो देखते हैं तो उसमें हम दुगना करके देखते हैं। गूगल मैप गूगल का इंडियन मैप देखते हैं, या भी कोई चीज़ को पढ़ते हैं एप्लीकेशन पर, हम लोग प्रीपेड में पढ़ते हैं तो उसमें हम दुगना करके देख लेते हैं। तो हमको उतना कैपेसिटी है तो हम दुगना करके देख लेते हैं। अगर आपको उतना थोड़ा सा क्षमता नहीं है तो थोड़ा सा हल्का कम करके देख लीजिए। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप थोड़ा सा स्पीडो देख सकते हैं तो इसको बढ़ा कर देख सकते हैं। अगर ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा कम करके देख लेंगे। स्पीड कम हो जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। और हम थोड़ा सा स्पीड में कैप्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम टाइम में हमको पूरा कैप्चर कर लेनी है। तो जो बच्चे समझदार होंगे थोड़ा सा बढ़िया से वो तो समझ जाएंगे। हम देखते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं, है ना, एक एक करके समझते हैं और देखते हैं बातें क्या आ जाती है। ज़रा ध्यान से देखिए। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू। इसमें देखिए आपको फिगर जो दिखाई जा रही है, इसमें कुछ चीज़ें आपको दिख रही है। क्या दिख रही है, ज़रा ध्यान से देखिए। फिगर में आपको दिखाई गई कि मासिक चक्र, देखिए अवस्थाएं दिखाई रही, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था और साथ ही साथ क्या, चौथा अवस्था, है ना। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये जानकारियाँ आपको दिया गया। 4 अवस्थाएँ हैं और कितने से कितने दिन होती है भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है ना मुख्य रूप से 4 अवस्थाएँ होती है बाबू, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सब अलग अलग जो है ना ये है। ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर है, इसको हम डायरेक्ट समझा देते हैं सबको। देखिए दूसरा हो गया, तीसरा अवस्था हो गया, नोट पॉइंट है ना इसमें। उसका चौथा अवस्था है, फिर उसके बाद जो है ना उससे जुड़ी हुई बातें हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम समझा देते हैं क्योंकि फिगर वही है। आप लैंग्वेज चाहें तो पीछे बैक कर करके रोक करके आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो फिर देखिए ऐसे पीछे कर करके जो हम दिया हुआ है इसको आप पढ़ भी सकते हैं। सब साइड हो जाते हैं, ऐसे कर करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। और नहीं तो फिर हम डायरेक्ट समझा देते हैं, इसे समझ लीजिए। जो लिखा हुआ वही डायरेक्ट हम समझा देंगे। देखिए यहाँ पर मासिक चक्र बताया गया क्या होती है और मासिक चक्र के कितने अवस्थाएं होती है, तो आपको ऑलरेडी जानकारियाँ दिया गया। 4 अवस्थाएं होती है, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था और साथ ही साथ चौथा अवस्था। कोई दिक्कत, देखिए ऊपर लिख देते हैं, नीचे और भी लिखना होगा चीज़ों को। पहला अवस्था हो गया, दूसरा अवस्था हो गया, तीसरा अवस्था हो गया बाबू और चौथा अवस्था हो गया। कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 4 अवस्थाएं आपको दे दिए गए। पहला अवस्था का दूसरा नाम ब्लीडिंग फेज भी है बाबू। क्या नाम है बाबू, ब्लीडिंग फेज भी। समझ आ गया बात। मेंस्ट्रुअल जो है ना फेज के साथ इसे ब्लीडिंग फेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए ब्लीडिंग फेज जो है ना यहाँ से यहाँ तक मानी जाती है बाबू। कितना से कितना दिनों तक, तो आप मान सकते हैं कि 1 से 5 या 6 दिनों तक का होता है। कितने दिनों तक का होता है बाबू, तो ज़रा आप इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 5 से 6 दिनों तक का ये अवस्था होती है। क्लियर हो गई। इसमें क्या होती है कि स्त्रियों के जन अंगों से जो है ना बेकार पदार्थों का निष्कासन होती है, जिसमें क्या होती है, बेकार ब्लड होती है, म्यूकस होती है, अनावश्यक चीज़ें होती है जो निष्कासित होती है। क्लियर हो गई। अब चलते हैं, उसके बाद दूसरा अवस्था होता है बाबू, जिसका नाम क्या है, फॉलिकल फेज। इस अवस्था में क्या होता है, फॉलिकल जो है ना विकसित करते हैं। फॉलिकल होते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शियरी, अच्छा जो है ना ग्राफियन फॉलिकल बना लेते हैं बाबू। ठीक है, यानी ये जो जानकारियाँ दी गई कि फॉलिकल विकास करते हैं, विकसित करते हैं। तो यानी लगभग 6 से 7 दिन से शुरू होती है। 5 मान के चल रहे हैं तो 6 से इधर शुरू होगा, और अगर 7 मान के चल रहे हैं, 6 मान के चल रहे हैं तो 7 से यहाँ शुरू होगा। और कितने दिनों तक, तो लगभग 12 दिनों तक ये होता है अवस्था। क्लियर हो गई बाबू। इसमें क्या होगा, फॉलिकल का विकास होगा। और फॉलिकल जो है विकास कब होगा, जब हार्मोन, मादा हार्मोन रिलीज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम होती है और उस कंडीशन में विकसित करता है बाबू। ये हार्मोन्स की वजह से जो है विकास कर रही होती है। ये जानकारी आपको दे दी गई। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कैसे। तो देखिए अगला जो है अवस्था होता है क्या, ओवुलेटरी अवस्था। 12 के बाद जो है 13वां से लेकर के क्या होती है, 15वां दिन का जो अवस्था होता है बाबू, 13 से कितने दिनों का, 15 दिनों का जो अवस्था होता है, ये जो अवस्था होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज। इसमें एक संपूर्ण ओभा का विकास होता है। कईवें दिन, तो 14वें दिन होता है बाबू। क्लियर हो गई। इसलिए इसको ओवुलेटरी फेज या परिपक्व अवस्था के, परिपक्वता की अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं।
क्लियर हो गई। अब जैसे ही ख़त्म होता है तो ल्यूटियल फेज आ जाती है बाबू। क्यों? क्योंकि इसके बाद ल्यूटियल जो है ना क्या होती है, तो कॉपर ल्यूटियम का विकास होता है। जैसे जो ना ग्राफेन फॉलिकल विकसित करके एक संपूर्ण ओभा का निर्माण कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, तो ल्यूटियल फेज मतलब कॉपर ल्यूटियम का विकास हो जाता है। तो उस कॉपर ल्यूटियम का विकास जब होता है तो जो चीज़ें चलती है, प्रोसेस चलता है, तो उस प्रोसेस को या उस अवस्था को हम लोग ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं बाबू। और इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो अवस्थाएं होती है ये कितने दिनों की होती है, तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ये 16 से लेकर के जो है ना 28 दिनों का अवस्था होती है। कितने दिनों का होता है बाबू? 16 से 28 दिनों का अवस्था होती है। क्लियर हो गई। और जैसे ये हुआ तो ख़त्म हो गया, पुनः ये रीस्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट डे से शुरू हो जाएगी। तो ये पूरी चीज़ें आपको दिखाई गई, इसमें क्या आपको कुछ फिगर के माध्यम से यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है और बताया गया है, डेट भी दिखाया गया। पहला वाला इसमें, अच्छा एक मिनट, पहला देखिए ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो पहला जो है आपको इसमें दिख रहा होगा, देखिए पहला यहाँ दिखाया गया, दूसरा अवस्था इसमें दिखाया गया, लिखा हुआ चीज़ों को देखेंगे, चौथा अवस्था हो गया। क्लियर हो गई, ये बात समाप्त। मासिक चक्र आप इसको डिटेल्स और देखना चाहेंगे तो आप इसको देख करके कर सकते हैं। डिटेल्स का जो सब बातें हैं इसमें हम कैप्चर कर लिए हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पीछे चल रहा है इसलिए हम थोड़ा सा इसको कैप्चर कर रहे हैं। देखिए एक है रजोधर्म भाव, रजोदर्शन। देखिए जब स्त्रियों में क्या होती है, पहली बार मासिक चक्र आती है, जैसे एक उम्र होता होगा, जैसे जन्म ली तो जन्म के बाद लड़कियाँ विकसित की, धीरे धीरे विकास हुआ, विकास होते 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 बड़ी हो गई थोड़ा, तो बड़ी हो गई तो एक समय आ रहा होगा कि उसके शरीर के अंदर सबसे पहला यानी पहली बार मासिक चक्र आ रहा होगा। तो जिस समय उसके शरीर के अंदर पहली बार मासिक चक्र आ रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जो है ना रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। और जो लगभग अगर हम उम्र की बात कर लेते हैं तो कहीं कहीं मिलेगा 12 से 15, तो कहीं कहीं 9 से 11 वर्ष भी मिलता है बाबू। इस बात का ध्यान रखें, कोई दिक्कत, ये जानकारी आपको दे दी गई। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं, क्या टॉपिक है बाबू, दूसरा है मेनोपॉज, है ना, यानी रजोनोवृत्ति। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जना ये क्या हो रही है कि शुरुआती पहली बार शुरू हुई, एक ऐसा भी समय आएगा कि जहाँ चलते 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 एक ऐसा समय आएगा कि मासिक चक्र बिल्कुल क्या हो जाएगी बाबू, समाप्त। मासिक चक्र बिल्कुल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जब मासिक चक्र समाप्त हो जाएगी, परमानेंट आना बंद हो जाएगा स्त्रियों में, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रजोनोवृत्ति कहते हैं। और ये उम्र जहाँ लगभग 40 से 50 या 45 से 50 सालों की उम्र देखी जाती है। क्लियर हो गई, ये बात आपको जानकारियाँ दिया गया। फिर हम लोग आगे टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा हम देख रहे हैं, आप जहाँ देख रहे हैं कितना स्पीड है, आप इसके अनुसार थोड़ा सा रोक रोक के या स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, अगमकाने की बात बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बाबू वो क्या है, इंसेमिनेशन। इसको हम लोग वीर्यरोपण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वीर्यरोपण के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। वीर्यरोपण क्या होता है या वीर्यरोपण किसे कहते हैं, ये जानकारी आपको दी गई। जरा ध्यान से देखेंगे, जब मैथुन की क्रिया की जाती है तो मैथुन के समय क्या होता है बाबू, शुक्राणु स्त्री जननांगों के अंदर स्खलित कर दी जाती है। बात को समझेंगे, मैथुन की क्रिया या जब स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध अपनाई जाती है तो पुरुष के शरीर से शुक्राणु स्त्रियों के जो है ना जननांगों में त्याग कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है, या आप कह सकते हैं कि स्खलित कर दी जाती है। तो उस क्रिया को ही बाबू क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन या वीर्यसेचन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर इंसेमिनेशन कहा जाता है। इसमें दिखाया गया शुक्राणु को कहाँ छोड़ दिया गया, वेजाइना के अंदर छोड़ दिया गया। कहाँ छोड़ दिया गया बाबू, वेजाइना के अंदर छोड़ दिया गया। शुक्राणु को कहाँ छोड़ दिया गया, वेजाइना के अंदर छोड़ दिया गया। तो इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। जब छोड़ा जाता है तो इसमें इसकी मात्रा लगभग 4 से 5 ml या 3 से 5 ml के आसपास होती है। कितनी ml होती है, तो 4 से 5 ml होती है। दूसरी बात ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसमें अगर जो है ना संख्याओं की बात कर लेते हैं तो संख्या कितनी होती है बाबू, 80 से 100 मिलियन होती है। बस में आ रही है, इसमें संख्याएँ कितनी होती है बाबू, 80 से 100 मिलियन होती है। अब जैसे जैसे आगे की ओर जाता है, देखिए कितना बढ़िया आपको 3D एकदम पिक्चर दिखाया गया प्रोजेक्टर वाला, है ना। अब देखिए जैसे इसके अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करते करते क्या होती है कि ये इस प्रकार से मूव करता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे होते हुए मतलब यहाँ से ऐसे जाते हुए यहाँ तक आ जाता है, एम्पुला भाग तक। कहाँ जाता है बाबू, एम्पुला भाग तक। और यहाँ निषेचन होती है, कुछ इधर भी आ जाते हैं एम्पुला भाग तक। अगर इधर से अंडाणु बना तो यहाँ निषेचन होगा, इधर से बना तो यहाँ निषेचन होगा। कोई दिक्कत, थोड़ा स्पीड चल रहा है, घबराना नहीं है बाबू, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको आप जो है ना स्पीड को जो है नॉर्मल करके आप मैनेज भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से चैप्टर चल रही है। पिछले साल जो है ना पिछले सप्ताह में वीडियो बनाने के लिए टाइम मिला नहीं तो नहीं डाल पाए। ऐसे हर जो है ना सप्ताह में 1-2 वीडियो आपको आ जाएगा, चांस है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना कैमरा वैमरा सेटअप कर रहे हैं जो है ना,
है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जो है ना कैमरा वैमरा को हम लोग सेटअप कर रहे हैं, दिख रहा है एकदम काफ़ी हेवी कैमरा है एकदम, बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा ही देते हैं। देखिए दिख रहा है कितना हेवी है, और देख सकते हैं कैनन का कैमरा है और काफ़ी हेवी कैमरा है। तो हम प्रयास कर रहे हैं हम लोग जो है ना पूरा मिल करके सर लोग कि जो है ना आप लोग को बढ़िया चीज़ें दी जाए और अच्छा लाइव क्लास चलाई जाए। अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही, इशू आ रही है टेक्निकल, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अभी लाइव क्लास नहीं चला पा रहे हैं। सब चीज़ें व्यवस्था की हुई है और थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको दूर करें। और तो जब लाइव शुरू हो जाएगी तो प्रयास करेंगे सप्ताह में आपको 2-3 दिन क्लास से ज़्यादा ही चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम प्रयास करेंगे जब लाइव हो जाएगा, तो लाइव में होता है क्या ना कि ज़्यादा टाइम देना नहीं, आइए पढ़ाई चल दीजिए, तो समय बचती है। तो उसमें हम आपको डायरेक्ट प्रयास करेंगे कि सप्ताह में 2-3 दिन दें। इससे होता क्या ना कि 1 घंटा वीडियो बनाने के लिए बड़ी टाइम लग जाता है, शूट करो, डालो, ये करो वो करो, बहुत टाइम लग जाता है। तो हम प्रयास में है कि लाइव डायरेक्ट चले तो ज़्यादा हमको बेहतर लगता है। लाइव पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है और हम लोग औरंगाबाद में हम सबसे पहले शुरू से लाइव पढ़ा रहे हैं। एक रिकॉर्ड भी रहा है आईईसी के क्षेत्रों में। हम साथ एक सर थे तो हम कंपटीशन तो पढ़ाते रहते थे पहले ही से, लेकिन आईईसी में एकदम पूरा रिकॉर्डे रहा है। फिर उसके बाद अशोक सर, और तब उसके बाद धीरे धीरे लोग सब शुरू हुआ है। तो एक रिकॉर्ड औरंगाबाद के जन हर क्षेत्र में रिकॉर्ड है बाबू, चाहे वो आप लोग का लाल प्यार है तो हर क्षेत्र हो, चाहे वो किचन टकराने की बात हो बोर्ड में, हर साल लगातार रेगुलर सब्सक्राइबर की बात हो, बेहतर कंटेंट देने की बात हो। पूरे औरंगाबाद में हम जो है ना प्रोजेक्टर चलाते हैं, बायोलॉजी के क्षेत्र में कोई नहीं चलाता है। सबसे ज़्यादा पैथोलॉजी जो है ना देते हैं हम आपको, बेहतर कंटेंट देते हैं, सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करते हैं, सब में रिकॉर्ड है। आप सभी का लाड प्यार है बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से लाड प्यार मिलता रहेगा तो और चीज़ें हम आपके लिए करते रहेंगे बाबू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जानकारी आपको दे दी गई, वीर्य रोपण क्या होती है या वीर्य रोपण हम किसको कहते हैं, पूरी जानकारी आपको दे दी गई। आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए बाबू। इसके बाद फिर यहाँ पर दिखा दी गई कैसे कैसे क्या होती है। पूछ जो है ना तैरते हुए क्या करते हैं, गर्भाशय ग्रीवा होते हुए वहाँ पर प्रवेश कर जाती है और अंडवाहिनी में पहुँच जाता है। ये बात आपको हम डायरेक्ट बता दिए। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो देखिए जैसे अंडाणु शुक्राणु के साथ मिलता है बाबू, क्या होता है, जैसे अंडाणु शुक्राणु के साथ मिलता है तो इस क्रिया को हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है बाबू ओभा, और इसके आसपास से जो चीज़ें दिख रही है ये क्या है, दिख रहा है, कुछ अंदर प्रवेश भी कर गया है, कुछ बाहर भी है, तो इसको लोग बोलते हैं अंडाणु की शुक्राणु। शुक्राणु जो बाहर दिख रहा है क्या है, शुक्राणु, और ये जो गोल दिख रहा है वो है अंडाणु, इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसमें हम बताते हैं कि एक्रोसोम होती है, एक्रोसोम उसको भेदता है, इसके झिल्ली को भेदती है, जो ना पेनिसिडा के नाम से हम लोग जानते हैं, भेदती है और इसके अंदर प्रवेश करती है। इसके अंदर केंद्रक होती है और उस केंद्रक में जो है ना उसके साथ मिल जाती है और निषेचन की प्रक्रिया कर लेती है बाबू, जो आपको दिखाया गया यहाँ पर। क्लियर हो गई, निषेचन क्या है बता दी गई। और ये कहाँ निषेचन की क्रियाएँ होती है, तो अंडवाहिनी के किस भाग में बाबू, एम्पुला भाग में। ये टॉपिक VVI है, आपको पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, किस बताया गया था कि जो है ना वीर्य जब रोपण होता है तो उसमें जो है ना उसकी संख्याएँ कितनी होती हैं, तो बताएगी 3 से 5 ml या 4 से 5 ml संख्याएँ कितनी होती है, तो जो है ना देखिए 80 से 100 मिलियन होती है, बस में आ रही है। अब यहाँ पर जानकारियाँ दे दी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर भी दिखाया गया कितना ml उसकी जो है ना संख्याएँ होती है उस मैथुन की क्रिया में, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख करके हम बताए थे, है ना। तो जानकारियाँ दिया हुआ है, वही बातें यहाँ पर दी गई है बाबू, कोई दिक्कत यहाँ पर, जो लैंग्वेज है सेम। देखिए जो ना पेनिसिडा है ना, यहाँ पर इसी को भेदता है। बहुत सारे बच्चे देखिए बारीकी से देखिए, प्रोजेक्टर पर पढ़ाने और स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने का यही फ़ायदा है बाबू। बहुत सारे बच्चों को तो समझ में आती नहीं है, जन देखेंगे कि भीड़ जा रहा है और सर जी बोल नहीं रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, बस मस्ती मजाक कर रहे हैं, बस भीड़ लगाए हुए हैं। अभी नहीं पता चलेगा बाबू, बाद में पता चलेगा, आपको पता चलेगा जब अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तब। तकलीफ तो अभी लगेगा, लेकिन बाद में इस चीज़ का आइडिया लगेगा। तो आप प्रयास कीजिए, कहीं पढ़िए ऑनलाइन, अगर आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है पढ़ना पड़ेगा आज ना, कल मेहनत करना पड़ेगा बाबू आपको, तो प्रयास कीजिए, थोड़ा सा मस्ती कम, मेहनत ज़्यादा कीजिए, तो आपका करियर ज़्यादा बदलेगा बाबू। कड़वी सत्य यही है, भले आपको तकलीफ लगता है कि बड़े खरूस मास्टर हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते, बेमतलब की बातें हैं, इनको बकवास करने आदत है। बकवास नहीं है, सत्य यही है बाबू। तो थोड़ा सा अपनाइए, सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो आपको आने वाले दिन में ज़्यादा तकलीफें नहीं आएगी। जो शुरू में तकलीफ़ करेगा भविष्य में उसको तकलीफ़ नहीं होगी, और जो अभी तकलीफ़ नहीं करेगा उसको भविष्य में तकलीफ़ होगी। तो खुद आप डिसाइड करिए कि आपको कब तकलीफ उठानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होती है शुक्राणु, देखिए ये जो दिख रहा है ना प्रवेश कर रहा है, तो देखिए इसके बाहर वाले लेयर क्या जो है ना, जो ना पेनिसिडा को प्रवेश करता है। इसीलिए प्रोजेक्टर पे देखिए कितना क्लियर दिखाई गई है। देखिए ये सब जो है ना यहाँ पर दिखाया गया है, और इसके अंदर भेद करके प्रवेश कर जाएगा। तो जैसे प्रवेश कर जाएगा ना बाबू, तो इस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। अब समझ में आया बात, क्लियर हो गई, हाँ इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिलीज एंजाइम वगैरह रिलीज करता है।
फिर उसका देखेंगे एक टॉपिक आ गई क्लीवेज एंड मरुल्ला, है ना। अब क्लीवेज एंड मरुल्ला क्या होती है इसके बारे में हम बात करते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लीवेज मरुल्ला एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ये क्या होती है इसके बारे में हम आपको जानकारियाँ ऑलरेडी देते हैं। देखिए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं शायद। देखिए अच्छा फिगर हम बना देते हैं, देखिए नहीं फिगर हम बना ही देते हैं, इसमें है नहीं। चलिए यहीं पर हम ऐड कर लेते हैं फिगर, है ना। देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए बाबू यहाँ पर हम एक ऐड कर लेते हैं फिगर को, देख लेते हैं कितना टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा अभी 35 मिनट ही हुई है और काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी। देखते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्या होती है बाबू ज़रा समझिए, ये क्या है अंडाणु, क्या है बाबू अंडाणु, और ये क्या है बाबू ये जो है शुक्राणु है। क्या है ये हो गया अंडाणु और दूसरा का क्या हो गया बाबू शुक्राणु। कोई दिक्कत, ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। ये क्या है बाबू ओभा, क्या है ओभा, और ये क्या है बाबू स्पर्म, ये है शुक्राणु। ये जैसे दोनों आपस में क्या कर गए मिल गए, निषेचन कर गए, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई बाबू। तो ये क्या बन गया जायगोट, क्या बन गया बाबू जायगोट। अब जरा ध्यान से देखिए जायगोट तो बन गया, अब ये जायगोट क्या करेगा विकसित करेगा बाबू, विकसित करेगा, और विकसित करेगा तो कितने कोशिकाओं को बना लेगा 2 कोशिका का बना लेगा। तो जैसे विकसित करेगा यानी कहने का मतलब कि विभाजन करेगा, बटेगा विभाजन करेगा। तो जैसे विभाजन करेगा या बटेगा तो इस क्रिया को ही हम लोग क्लीवेज या विखंडन कहते हैं। क्लीवेज या विखंडन के नाम से हम लोग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्लीवेज या विखंडन, तो क्लीवेज या विखंडन की प्रोसेस होगी बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक बात में आ गई। अब चलते हैं, क्लीवेज या विखंडन तो हो गई, जैसे जायगोट विकसित करके 2 कोशिका बनाएगा तो उस क्रिया को देख बटा ना जो प्रोसेस हुआ इसमें, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बाबू क्लीवेज या विखंडन कहेंगे। सिंपल भाषा में याद रखना कि जायगोट विकसित करेगा तो बीच में विभाजन होगा, तो उस विभाजन को हम लोग क्लीवेज के या है ना विखंडन के नाम से जानते हैं। जैसे क्या होगा 2 कोशिका को बनाएगा तो इसको बोलते हैं बाबू ब्लास्टोमियर, क्या बोलते हैं ब्लास्टोमियर। अब ये विकसित करके क्या करेगा तो 2 से 4 कोशिका का निर्माण कर लेगा बाबू, ऐसे डायरेक्ट हम दिखा देते हैं। और 4 कोशिका विकसित करके क्या कर लेगा 8 कोशिका को निर्माण कर लेगा, और ये 8 कोशिका विकसित करके बाबू जरा ध्यान से देखेंगे ये 16 कोशिका को निर्माण कर लेगा बाबू। कितने कोशिकाओं का 16 कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। तो जैसे 16 कोशिका बन जाएगी तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं मोरुल्ला के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू मोरुल्ला के नाम से हम लोग जानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगी मोरुल्ला में 8 से 16 गो सेल होते हैं, या 8 से 16 सेल्स जो है ना स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मोरुल्ला के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत क्लियर हो गई। फिर ये विकसित करेगा और विकसित करने के बाद क्या कर लेगा बाबू 32 को बनाएगा, और 32 को विकसित करके कितने बना लेगा 64 को कोशिका बना लेगा बाबू। तो जब 64 को बना लेगा तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं ब्लास्टोमियर। कोई दिक्कत। और ये ब्लास्टोमियर के अगर बारे में बात करें तो इसके अंदर 2 जो है ना देखिए ब्लास्टोमियर एक प्रकार का जो है ना क्या होता है बाबू तो भ्रूण होता है, प्राइमरी भ्रूण इसको मान सकते हैं आप, या मानव का लघु रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद भ्रूण बन जाती है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2 सेल होते हैं, इसके बाहर वाले परत होते हैं बाबू, एक अंदर वाले होते हैं। तो अंदर को इनर सेल कहा जाता है, इनर सेल मास, और एक होता है पेरीमेट्रियम कहते हैं, पेरीफेरियम, है ना। अब चलते आगे दिखा देंगे हम। तो परिधीय कोशिका ऐसा करके होता है। अब ये विकसित करके जो है ना क्या कर लेगा तो एक गैस्ट्रुलेशन की अवस्था को अपनाएगा। विकसित करते हुए क्या करेगा बाबू एक अवस्था के रूप में विकसित और करेगा, तो उसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन का अवस्था बोलते हैं। और गैस्ट्रुलेशन की जब अवस्था में चला जाएगा बाबू तो इसमें 3 को जनन परत बन जाएंगे। कितने जनन परत बन जाएंगे बाबू 3 को जनन परत बन जाएगा। पहला कौन बन जाएगा तो जब आप ध्यान से देखेंगे इक्टोडर्म, क्या बन जाएगा बाबू इक्टोडर्म। दूसरा क्या बन जाएगा मेसोडर्म, और तीसरा क्या बन जाएगा बाबू इंडोडर्म। दिख रहा है 3 लेयर बन जाएंगे, और यही 3 लेयर को इसको जो है ना भविष्य का जनन परत भी, भविष्य का जो है जनन लेयर भी या जनन परत भी कहा जाता है बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये जानकारियाँ आपको दी गई किसको लेकर के तो ये 3 जनन परतों को लेकर के बात में आ रही है।
और 3 जनन परत कुछ ना कुछ विकसित कराते हैं। कोई दिक्कत? अब क्या क्या विकसित कराते हैं और कैसे कैसे, देखिए शरीर के विभिन्न अंगों को बनाएंगे यही 3 जनन परत, और एक साथ में रहेगा स्टेम सेल। क्या रहेगा बाबू? स्टेम सेल, है ना। तो इन जो है ना तीनों और इस कोशिकाओं के योगदान से हमारे शरीर के पूरे भाग बनते हैं। क्लियर हो गई? अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है ना, क्या होती है ब्लास्टोसेल्स, गैप को कहते हैं। इसके जो अंदर वाले सेल है उसको इनर सेल मास कहा जाता है, और इसको बाहरी लेयर को हम लोग ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसमें खुद आपको दिखाया गया है और लिखवाया भी गया है, आप चाहें तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि झिल्ली होती है, उसके जो है ना ध्यान देंगे, गर्भ के सबसे बाहरी परत को झिल्ली, किस झिल्ली से नाम से जानते हैं बाबू? तो उसको जरायु कहते हैं। जो झिल्ली होती है उसको जरायु के नाम से हम लोग जानते हैं। और बताया गया कि जरायु से कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं निकलती है, ठीक है, जिसे हम लोग विलाई के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है? और देखिए ट्रोफोब्लास्ट का जिक्र हो रहा है, और ये विकसित करके क्या करता है? ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं वो विकसित करेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिधीय कोशिकाएं विकसित, है ना, और विभाजित कर ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। जो परिधीय कोशिकाओं का हम पहले जिक्र कर रहे हैं तो विकसित करके ट्रोफोब्लास्ट बना लेगा, और ये ट्रोफोब्लास्ट विकसित करके प्लेसेंटा अपरा, जो संतान को पोषक तत्व तो मिलती है, जरायु उसका जो बाहरी लेयर है, फिर उल्ब बन गया, और साथ ही साथ क्या बन जाती है? पित्तकोश, है ना, इसका विकास हो जाती है बाबू। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दे दी गई। देखिए यही चीज़ आपको दिखाई गई, 2 हो गया, फिर 8 दिखाया गया, 16 दिखाई गई, मोरुला कह दी इसको ब्लास्टोसिस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ब्लास्टोसिस, है ना। अब देखते हैं इसके आउटर लेयर को, हम लोग देख रहे हैं ना, आउटर जो है ना ट्रोफोब्लास्ट इसको कहते हैं, इनर सेल मास है। ब्लास्टोसिस जानकारियाँ दी गई। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये ब्लास्टोसिस है, देखिए जो ब्लास्टोसिस आपको दिखाया गया, ये क्या करेगा? गर्भाशय के अंतः स्तर से चिपकेगा बाबू। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरोपण। तो वो ब्लास्टोसिस आपको जो दिखाया गया, वो ब्लास्टोसिस क्या होगा? गर्भाशय के देखिए अंतः भाग है बाबू। ये क्या है? ध्यान देंगे, गर्भाशय का क्या है बाबू? अंतः भाग है। इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं या अंतः स्तर कहते हैं। पूरा नाम लिख दें, एंडोमेट्रियम। क्लियर हो गया? अंतः स्तर जो है ना गर्भाशय या अंतः स्तर कहते हैं। इसी से आकर के जो है ना ये क्या है बाबू? ये ब्लास्टोसिस है, ब्लास्टोसिस्ट। ये आकर के दब जाता है, धंस जाता है बाबू। तो जैसे आकर के धंस गया तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। इसमें वही बातें आपको लिखी हुई मिलेगी। देखिए लिखा हुआ है, निषेचन क्रिया के जो है ना क्या 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस भ्रूण के गर्भाशय के आंतरिक दीवार से चिपक जाता है, तो उस क्रिया को आरोपण कहते हैं। आंतरिक स्तर दीवार को एंडोमेट्रियम के नाम से हम लोग जानते हैं। और कह रहा है कि आरोपण के पश्चात जो है ना भ्रूण में कितने 3 जो है जनन परत बनते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और साथ ही साथ इंडोडर्म। कोई दिक्कत? इंडोडर्म है, छूटा हुआ है इंडोडर्म। कोई दिक्कत? अब चलते हैं प्रेगनेंसी काल की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए जैसे जो है ना आरोपण की प्रक्रियाएं होगी, तो कह रहा है कि आरोपण की क्रिया जैसी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? कॉपर ल्यूटियम क्या होता है बाबू? तो ये रिलीज करने लगता है एक हार्मोन को, जो प्रोजेस्टेरॉन है, देख रहे हैं ना, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लगातार रिलीज करता है। तो रिलीज करने से क्या होती है बाबू? तो जो गर्भाशय का अंतः स्तर दीवार है ना, अंतः स्तर दीवार जो ये वाला भाग है ना, ये हासित हो जाती है, जिससे क्या होती है? ध्यान देंगे, जिससे क्या होती है बाबू? तो दोबारा उस स्त्री में तुरंत मासिक चक्र नहीं आती है, ठीक है, मासिक चक्र रुक जाती है। तो जब मासिक चक्र रुक जाती है तो उस प्रकार की स्त्री को हम लोग गर्भवती महिला के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, उसी बीच में प्लेसेंटा बनती है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, शायद जो बच्चे जहाँ ऑफलाइन क्लास में नहीं देख पाए होंगे, ऐसे तो दिखा दिए होंगे आपको प्रोजेक्टर में, अगर नहीं भी देखे होंगे तो यहाँ से देख लीजिए। ऐसे दिखाएंगे नहीं, अगर दिखाएंगे तो दिखाएंगे। और उससे पहले अगर यहाँ देख रहे हैं पहले वीडियो तो इसको देख लीजिए, क्योंकि कल हो सकता है प्रोजेक्टर क्लास चलेगी। देखिए एक दिन पहले वीडियो बनती है, दूसरा का दिन जाता है बाबू, तो आप घबराएंगे नहीं। अच्छा लाइव मिलने के तुरंत चलता है। आज सोमवार है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल आपको वीडियो आएगी शाम तक। आगे बढ़ते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए, प्लेसेंटा बन गया, क्लियर हो गई। पोषक तत्व इस प्रकार से बच्चों को मिलती है। इसे जो है ना गर्भाशय के जो है ना अंदर जो लेयर्स होते हैं उसे दबा रहता है, ठीक है। और इससे जो है ना यहाँ पर उल्ब जो होता है नाभि रज्जु से जो है ना संतानों को पोषक तत्व मिलती है और इससे विकास होता है। और प्रसव के समय ये खुलता है और बाहर बच्चे निकल आते हैं। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दिया गया और उसी स्थिति को हम लोग प्रसव के नाम से जानते हैं। देखिए जाइगोट से कैसे फिटस बनती है, तो बताया कि जाइगोट विकसित करके और भ्रूण का विकास कर लेता है, बस सिंपल सी बात है। और उसके अंदर क्या होते हैं? देखिए अपरा होती है, क्या होती है? अपरा होती है, उसको पोषक तत्व देती है ना।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए प्लेसेंटा और गर्भ पोषण, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा कि जो है ना जाइगोट टू फीटस, गर्भाशय विकसित करके क्या बना लेता है, सॉरी युग्मनज विकसित करके जो है ना गर्भ या भ्रूण को विकसित करा लेता है बाबू। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? इसको आप पढ़ेंगे तो यही बात मिलेगी। जाइगोट जो है ना बार बार जो है ना क्या करके समसूत्री कोश का विभाजन करके क्या होता है, अनेक कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू, भ्रूण के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? बस वही बात थी। और कह रहा है कि भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जो है ना गर्भाशय के अंतःस्तर से क्या कर जाती है, स्थापित हो जाती है, जिससे विभेदित होकर के गर्भ का निर्माण कर लेता है, जो मानव का क्या माना जाता है, लघु रूप माना जाता है। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड है तो थोड़ा सा आपको अकबक लग रहा होगा कि बड़ी जल्दी जो है सर जी जो है जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं बिल्कुल। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जनन परत है, तो जनन परत में जैसे लिखा हुआ देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ देख रहे हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड फीटस न्यूट्रिशन। देखिए ऐसे प्लेसेंटा विकसित करते हैं, दिख रहा है आपको, ये शुरुआती में ऐसा फिर ऐसा होगा, ऐसा विकसित करेगा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं। तो वही कह रहा है कि अनेक जो है ना देखिए गर्भ के अनेक झिल्ली से घिरा जो है रहता है। कौन? गर्भाशय जो है, कह रहा गर्भ जो है अनेक झिल्लियों से घिरी रहती है। कह रहा कि बाहरी झिल्ली को जरायु कहेंगे, ठीक है, कोरियोनिक कहते हैं। और कह रहा कि जरायु अनेक जो है ना उंगलीनुमा जो है ना आकार के जो है ना उभरा हुआ संरचनाओं से निकलती है, कुछ संरचना निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई आपरा कहते हैं। और यही कह रहा है कि दीवार के जो है ना धंस करके कोशिकीय परत या जो है ना रक्तवाहिनियों के साथ एक बीच संबंध स्थापित करती है, तो उस संबंध वाले क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा के नाम से हम लोग जानते हैं। वो क्लियर हो गई? आगे बढ़ते, ऐसे हम आपको ऑफलाइन में भी समझा दिए हैं, घबराना नहीं है। तो देखिए जैसे अपरा बन जाता है बाबू, तो इस प्रकार के हार्मोन बनते हैं, 3 तरह के हार्मोन बनते हैं। हाँ एक बताओ, ध्यान देंगे इस पर, हम टेस्ट बताएंगे आपको कितने तरह के जो है ना हार्मोन बनते हैं बाबू। ये आपको जो है ना प्रेगनेंसी टेस्ट जल्द ही कराई जाएगी। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को प्रेगनेंसी टेस्ट कराई जाएगी। दिख रहा है? क्या दिख रहा है बाबू? प्रेगनेंसी टेस्ट कराई जाएगी, है ना? क्या कराई जाएगी बाबू? प्रेगनेंसी टेस्ट कराई जाएगी। अब जब प्रेगनेंसी अवस्था में स्त्रियाँ आती हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना प्रेगनेंसी, चलिए नहीं लिखा, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं उसे। प्रेगनेंसी अवस्था में जब आती है तो ये 3 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा हार्मोन रिलीज होती है। जैसे ये अवस्था में आएगी ना, प्लेसेंटा बन गया, है ना, अपरा बन गया, प्लेसेंटा यानी क्या, अपरा का विकास हो गया। इस अपरा से ही दिख रहा है यहाँ पर, इस अपरा से ही क्या हो गए, 3 तरह के हार्मोन बनेंगे बाबू। कितने तरह के हार्मोन बनेंगे? 3 तरह के। इसका शॉर्ट नाम क्या होती है, जरा ध्यान से देखिए। इसका शॉर्ट नाम जो होता है बाबू वो होता है क्या, HC, शॉर्ट होता है HCG, HPL, बस में रही है। तो ये हार्मोन बनते हैं और इस हार्मोन के आधार पर प्रेगनेंसी किट जो होते हैं वो डिसाइड करता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, मतलब प्रेगनेंसी अवस्था में है या नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस भी रिलीजिंग भी होते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? ये जानकारी आपको दे दी गई। हम गैस्ट्रुलेशन अवस्थाओं की बात करते हैं तो जनन परत कितने बनते हैं बाबू, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। जनन परत 3 तरह के बनते हैं। कितने तरह के जनन परत बनते हैं बाबू? 3 तरह के, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और जो है ना इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। और ये क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ है, दिख रहा है, सबसे नीचे का जो लेयर दिख रहा है उसको हम लोग इंडोडर्म के नाम से जानते हैं, और सबसे ऊपर का जो लेयर दिख रहा है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं, और जो बीच का सेंटर दिख रहा है उसको हम लोग मेसोडर्म के नाम से जानते हैं। ये परत दिखाया गया, देखिए लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है उसी का ये स्ट्रक्चर है, और उसी के अंदर जो क्या है, जनन परत है, उसको दिखाया जा रहा है बाबू। अब देखते हैं कि ये तीनों परत, जनन परत क्या क्या विकसित कराते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। इंडोमेट्रियम विकसित करेगा, और विकसित करने के बाद क्या करता है, किसे कहते हैं, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, इतना कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत? देखिए लिखा हो ना, भ्रूण के आंतरिक कोश का जो है ना एक समूह है, और इस समूह की कोशिका जो है ना क्या करती है बाबू, अलग होकर के ब्लास्टोसिल में विस्तारित हो जाती है, ठीक है। तो इस परत का एक जन जिससे एक परत बनती है, उस परत को हम लोग इंडोडर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई? अब देखते हैं। तो वही कह रहा है कि इंडोडर्म भ्रूण का सबसे क्या होता है, अंदर की परत होती है बाबू। सबसे अंदर की परत क्या होती है, इंडोडर्म। देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए आप, है ना, सबसे नीचे अंदर, तो इसको इंडोडर्म कहते हैं। क्लियर हो गए? ऐसे भी समझ सकते हैं।
जो विकसित करके क्या करती है, तो ध्यान देंगे, आहार नल को बनाती है बाबू, यहाँ तक कि पाचन तंत्र को बनाएगी, श्वसन तंत्र को, मूत्राशय को और कर्ण के बाह्य भागों को बनाती है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एंडोडर्म क्या करेगा, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाता है। क्लियर हो गई? बात समझ में आ गया? अब देखते हैं उसी प्रकार से ज़रा ध्यान से देखेंगे मेसोडर्म क्या करेगा बाबू, तो जो मेसोडर्म है ये नर्व देख रहे हैं, मसल मांसपेशियों को बनाएगा और साथ ही साथ हृदय हो गया, किडनी हो गया, इसको भी बनाता है। आप सब सामने दिख रहा है, हृदय बना रहा है, किडनी को बना रहा है, ये पूरे मसल्स को बना रहा है बॉडी के अंदर। क्लियर? मेसोडर्म। अब देखिए फिर इंडोडर्म की अगर बात कर लेते हैं तो इंडोडर्म विकसित करके क्या बनाता है बाबू, तंत्रिका कोशिका बनाएगा और इंडोडर्म विकसित करके स्किन त्वचा का निर्माण करता है बाबू। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गई? अब ज़रा ध्यान से देखिए, यही चीज़ें आपको दिखाई गई है ना, कि पुनः एक बार लेयर जो पहले दिखाया गया वही पुनः यहाँ पर दिखा दी गई। क्लियर हो गई? अब चलते हैं, स्टेम सेल यहाँ पर देखने को मिल गया बाबू। तो स्टेम सेल भी क्या करता है, तो इन सभी ऊतकों को जो है ना और अंगों को उत्पन्न करने में मदद करता है। क्लियर हो गई? ओवरऑल जितना ये तीनों मदद करते हैं, ये तीनों मिल कर जो कर रहे होते हैं, उसी प्रकार से ये भी जो स्टेम सेल है ये भी वही टाइप का प्रोसेस करता है। दोनों एक ही टाइप का प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा इन दोनों का योगदान रहते हैं, तीनों और चारों का कह सकते हैं। कह रहा है कि गर्भ का ध्यान देखिए, मनुष्य का गर्भ या संघवता, कह रहा है कि मनुष्य का जो संघवता होती है वो 9 महीनों का होता है या 272 दिनों का होता है या 40 सप्ताह का भी आप कह सकते हैं। अगर महीना में पूछा जाए तो 9 महीनों का होता है, और नहीं तो फिर दिन में अगर पूछा जाए तो 272 या 266 से 272 दिन का होता है, और सप्ताह में बोला जाता है बाबू 40 सप्ताह का होता है। कोई दिक्कत? और हम बताएं कहीं कहीं जो है ना या कभी कभी जो है ना 9 महीना 5 दिन का भी होता है बाबू। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कैसे कैसे क्या होती है, गर्भ जब विकास करता है तो पहले महीने में क्या विकसित होती है, पहले महीने में क्या बनती है बाबू, हृदय बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मंथ हृदय बना, हृदय बना। ठीक है? दूसरे महीने में बताया गया क्या बनती है बाबू, जरा ध्यान से देखेंगे, जो है ना दूसरे माह के अंत में जो है ना पाद और अंगुलियां जो है ना विकसित करती है बाबू। क्या होते हैं? पाद और अंगुलियां, है ना। देखिए एक पाद दिख रहा है हाथ का और ये जो है ना पैर का है, मतलब हाथ का अगर पाद है पक्षपाद है ना। देखिए फॉरेंस लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स बन जाएंगे ये और उसमें थोड़ा थोड़ा बर्ड दिखेगा, अंगुली टाइप के हल्का हल्का दिखेगा यहाँ पर। देखिए है ना, ये जानकारी आपको दिया गया दूसरे मंथ में। तीसरे मंथ की अगर हम बात कर लेते हैं तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, तीसरे मंथ में जो मेन मुख्य अंग जो होते हैं बाबू, जैसे क्या, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, संदर्भ तंत्र, ठीक है, ETC बन जाते हैं। ठीक है? आगे होगा फिगर तो दिखाएंगे हम, नहीं है छोड़िए, डायरेक्ट समझ लीजिए। 5वें महीने में क्या हो जाएगा बाबू, तो बच्चे जो है ना गति करने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा, साथ ही साथ सिर में बाल उगाएंगे। किसमें? सिर में बाल उगाएंगे। 5वें में हम देखते हैं 6ठे महीने के अगर अंत में या इतने सप्ताह के अंदर अगर बात कर लेते हैं तो शरीर के जो है ना कोमल बाल, शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। ठीक है ना, और आँखों में ब्रौनियाँ दिखने लगती है, सब जो होता है ना ऊपर वाला सब जो है ना ये भौरियाँ ब्रौनियाँ सब दिखने लगता है। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। 9वें महीने में पूरी तरह से संपूर्ण संतानों का विकास हो जाती है बाबू। फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो मंथली वाइज कैसे विकसित होती है संतानों का जो है ना स्ट्रक्चर कैसे विकसित होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला महीने में क्या होता है, 1 ग्राम से कम का होगा बाबू। ज़रा ध्यान से देखिए, पहले महीने में क्या होगा, जरा आप नोटिस कीजिएगा, पहले महीने में क्या होगा बाबू, है ना, दिख रहा है, गर्भ जो होगा उसका वजन 1 ग्राम से कम रहेगा। 1 ग्राम से क्या रहेगा बाबू, कम रहेगा। ठीक है? दूसरे महीने में क्या हो जाएगा बाबू, 1 ग्राम का हो जाएगा। तीसरे महीने में क्या हो जाएगा बाबू, 1.4 ग्राम का हो जाएगा। चौथे महीने में कितना हो जाएगा बाबू, 100 ग्राम का हो जाएगा। 5वें महीने में कितना हो जाएगा, 300 ग्राम का हो जाएगा। 6ठे महीने में हो जाएगा बाबू 600 ग्राम का। 7वें महीने में कितना हो जाएगा बाबू, 1000 ग्राम का हो जाएगा। 8वें महीने में कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, 1700 ग्राम का। और 9वें महीने में हो जाएगा बाबू 3300 ग्राम का, यानी 3 केजी 300 ग्राम का। जो बच्चा 3 केजी 300 ग्राम का होता है वो काफ़ी जो है स्वस्थ माना जाता है। क्या माना जाता है, काफ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त माना जाता है, मतलब कह सकते हैं फिट माना जाता है बाबू। कोई दिक्कत? लेकिन अक्सर इतने बच्चे वजन के होते नहीं हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ओवर वेटेज हो जाते हैं, तो वो अलग मैटर हो गया, वो अलग भी समस्या है। लेकिन इसके आसपास मतलब 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी, 3 केजी तक हार्डली बच्चे होते हैं। 2.5 केजी प्लस भी बच्चा है तो लगभग माना जाएगा ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादातर है कि जहाँ 3 केजी के इर्द गिर्द 2.5 केजी से प्लस होगा तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, जितना ज़्यादा वजन होगा, जितना ज़्यादा मतलब इससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसके बाद एक टॉपिक आती है बाबू जिसका नाम है पास्चुरेशन। प्रसव नाम है, क्या नाम है? पास्चुरेशन। प्रसव के नाम से लोग जानते हैं बाबू। प्रसव क्या होती है, पास्चुरेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। जरा ध्यान से देखिए, पास्चुरेशन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखवाया गया कि जब पूरी तरह से जो है ना संभवतः अंत में से है ना शिशु से जो है ना देखिए शिशु को गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया को संभवतः या प्रसव के संभवतः नहीं प्रसव कहते हैं बाबू। जब क्या हो जाएगी, संपूर्ण संतान विकसित कर जाएगा आप शरीर के अंदर, 9 महीना वगैरह पूरा हो गया तो संतान पूरी तरह से विकसित कर गया, और जैसे संतान पूरी तरह से विकसित कर गया तो क्या होगा, तो उसके शरीर से ज़रा ध्यान देंगे बाबू, उसके शरीर से क्या होगी, तो स्त्रियों का जो है ना, स्त्रियों के शरीर से जो है ना संतान का बाहर निष्कासन हो जाएगी। तो शरीर से बाहर निष्कासन हो जाएगा तो उस स्थिति को हम लोग प्रसव या पास्चुरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू, कोई दिक्कत। और उसी के बीच में क्या होती है तो ध्यान देंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्राव होती है, जिससे क्या होती है कि उसके जो मांसपेशियाँ होती है वो संकुचित हो जाती है और गर्भाशय फैल जाता है बाबू, जिससे जो है ना शिशु गर्भ जो है ना शिशु क्या होती है, जनन मार्गों से बाहर निकल जाता है। तो उस स्थिति को हम लोग प्रसव के नाम से जानते हैं। ये नॉर्मल बात है, सब लोग को पता है। प्रसव के समय क्या होती है बाबू, अपरा प्लेसेंटा जो होती है वो बाहर निकल आती है। कैसे, तो देखिए इधर कहीं होगा, आगे नहीं दिखाया गया है, ऐसे दिखा देंगे हम बाद में। चलिए देखते हैं, वो प्लेसेंटा जो होता था ना, पहले हम दिखाए होंगे आपको। देखिए इसको, देखिए ये जो है ना इस साथ में, तो जैसे पूरा जो दिख रहा है ना पूरा सहित बाहर निकल, यहाँ से ऐसे जो है ना ये पूरा सहित बाहर निकल आता है। ये प्लेसेंटा है ना अपरा, तो सहित बाहर निकल आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पीडीएफ आपको हम कहाँ डाल देंगे बाबू, टेलीग्राम में। इस बात का ध्यान रखें, इसका पीडीएफ पूरा फुल जितना पढ़ाया गया है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा 3rd चैप्टर उसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। जो बच्चे जो नए हैं या पुराने जो भी हैं आप देख लेंगे, और आपस में अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टेशन की बात कर लेते हैं बाबू। लैक्टेशन क्या है, दूध स्रवण क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। जब संभवता हो जाती है पूरी तरह से जो है ना स्त्री जो है ना मतलब गर्भवती जो होती है, संतान को जब जन्म देती है तो उसके शरीर के अंदर हार्मोनल प्रक्रिया होती है बाबू। ठीक है, और हार्मोनल प्रक्रियाओं के अंत में क्या होती है, उससे दूध उत्पन्न होने की क्षमता आ जाती है, या उस स्त्री से दूध उत्पन्न होने लगता है। तो उसे हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, दूध स्रवण या जो है ना लैक्टेशन के नाम से जानते हैं बाबू। और बताया गया कि जो है ना सर्वप्रथम जो बच्चे के जो है क्या होते हैं, पीले रंग के और गाढ़े रंग के जो दूध होते हैं वो संतानों को पिलानी चाहिए। बात में आ रही है, संतानों को पिलाने से क्या होती है कि उसके शरीर के अंदर जो है ना एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधी क्षमता, एंटीबॉडी का जो है ना क्या होता है बाबू, एंटीबॉडी उससे मिलती है, और एंटीबॉडी मिलती है तो उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिससे उसको क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिल जाती है। तो किसी भी बीमारी से जल्दी ग्रसित नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और बताया गया नोट पॉइंट, जब दूध क्या होती है, श्रवण होता है, कुछ दिन बीतता है तो उस दूध को कोलेस्ट्रॉम के नाम से हम लोग जानते हैं। वो देखिए लैक्टेशन है, ये जो है ना बताया गया था आपको क्या होती है, तो कोशिका होता है, सेलों का गुच्छा था, सेल्स होते हैं बाबू, इसको कुपिकाएँ कहते हैं, है ना। तो अब जैसे जो है गुच्छा के रूप में जो है ना कोशिकाएँ होती है, तो इसी में जो है दूध इकट्ठा होता है। जब बच्चे इसको पीते हैं तो इसको दबाते हैं, प्रेशर देते हैं तो ये रिलीज होती है बाहर। बात में आ रही है, ये आपको निप्पल बताया गया था, इस निप्पल के माध्यम से बाहर निकलती है बाबू क्या, तो दूध। इसमें बताया गया था निप्पल होती है, इसमें 0.5 क्या होता है mm जो है ना छिद्र होती है बाबू, कोई दिक्कत। और इसके जस्ट भाग वाले को एरियोला के नाम से जानते हैं, जो स्त्रियों का सबसे शरीर का काला भाग होती है, जो आपको पिछले लेक्चर में दिखाया गया था बाबू। और उसका देखिए यहाँ पर है ना लैक्टेशन, कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। दूध पहली बार स्रावित थोड़ा देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, दूध बाहर निकल रहा है ना, बच्चा है मां यानी किसलेरी है ना, तो ये जानकारी आपको दिया गया है ना। लैक्टेशन और कोलेस्ट्रॉम आपको बता दिया गया है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, ये तो बाह्य जननांगों का है, पिछले सालों का जो है ना ये है बनाया हुआ जो है ना क्या उसको बोलते हैं, थंबनेल है, ये पिछले सालों का है। देखिए ये थंबनेल जो है ना ये भी है, इसको भी लगा दी जाएगी आपको। देखिए फिर ये है, फिर ये थंबनेल है ना। तो ये सब जो है देखिए पिछले बार का जो है ना थंबनेल है, MCQ करवाया गया था 2023 में, इससे जुड़ा हुआ उसका है। और फिर किसका है, या कुछ है अगला चैप्टर का है, या जो भी हो, अब जिसका भी हो, फार्मिंग और वही बाद का है। हम थंबनेल इसमें बीच में बनाया हुआ है। देखिए ये PDF है, आपको जो भी है टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगी, दिख रहा है ना आपको, PDF ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम में आपको जो बताया गया सब PDF मिल जाएगी, आपको वहाँ पर देख लेनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए सब लास्ट करके, यहाँ तक लास्ट था, कोई दिक्कत, चलिए। और फिर नया चैप्टर अगले हम लोग
इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आगे इस चैप्टर पर हम लोग बातें करेंगे और सीखेंगे, है ना। जल्द ध्यान, अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर पर बात करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ऐसे चैप्टर ऑफलाइन क्लास में जल्दी खत्म हो जाएगी, 1-2 दिन के अंदर, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे टॉपिक को कैप्चर करते हुए पढ़ाएं बाबू, ऐसे नहीं कि छोड़ दिए। बहुत सारे टीचर छोड़ करके आगे 5 चैप्टर तक भी स्टार्ट कर दिए हैं, फिर मतलब कि बच्चों को बुड़बक बना रखा, तो हम सबसे आगे हैं। वो सबसे आगे नहीं, बहुत सारे टॉपिकों को छोड़ दिए हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो WHO नहीं पढ़ाया गया है। हम बच्चे हमको ले आकर के दिखाया कि सर जी आप पढ़ा रहे हैं, बहुत फेंकते हैं और बहुत भांजते हैं। देखिए तो फलना सर फलना जगह या फलना आदमी जो है ना फलना जगह पढ़ा रहा था, उनकी टॉपिक मिलाओ तो टॉपिक मिला तो WHO का कोई जिक्र नहीं है। पुरुष नसबंदी स्त्री नसबंदी में कोई अंतर नहीं लिखवाई गई है। एड्स का केवल एड्स का थोड़ा सा डेफिनेशन, मतलब एकदम थोड़ा सा 2 लाइन में 2-3 लाइन में दे करके छोड़ दिया गया है। न इसका जो है ना लक्षण लिखवाया गया है, ठीक है ना, न इसका जो है ना क्या प्रसारण लिखवाया गया है, न इसका रोकथाम लिखवाया गया है, न इसका नियंत्रण लिखवाया गया है, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखवाया गया। तो पढ़ाया क्या गया है, खाली चैप्टर को पूरा कर दे रहा है, मतलब कि बच्चों को बुड़बक बना देनी है। जैसे कहावत सही में कहा गया, जैसे जैसन गुरु वैसन चेला। बच्चे भी उतना ही बहुत खुश हैं। अरे कम से कम अपने से तो दिमाग होना चाहिए। इतना हम पढ़ा रहे हैं, इतना जो चीज़ें कर रहे हैं, और हर संडे को भी पढ़ा रहे हैं, पूरा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी पीछे हैं, और आपको बिना कम टाइम में जो है ना सबसे आगे हो जा रहा, तो क्या आपको मिल रहा है बताइए। NCERT भी अगर पढ़ाई जाएगी आपको सही से तो भी बहुत समय लग जाता है, और उसमें भी NCERT भी सही से नहीं पढ़ाई जा रही है। सोचिए, इसमें बारीकी से अगर देखा जाए, आप खुद मिलाइए टॉपिक, आप मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, मिलाइए पहले बढ़िया से। बहुत सारे बच्चे आकर के हमें शिकायत कर रहे हैं, तो उनको हम मिला करके देख खुद मिलवाएं, हम दिखाएं, तब उनको संतुष्ट हो कि हाँ सर जी बहुत टॉपिक छोड़ा गया, सामने दिखाएं हम। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए, मतलब कि खाली इधर उड़ल मत चलिए, नहीं तो आपको कैरियर पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन चलिए खैर, आपकी कैरियर है, आपको क्या हो नहीं हो आप जाने, और हमें उसे क्या मतलब है। लेकिन हाँ, कहीं पढ़िए, अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए। अगर टॉपिक छोड़ करके जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं पढ़ाई जा रही है, तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, हम हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे टीचर हैं, जो है ना, बहुत सारे टीचर हैं। आपको जो जिनका अच्छा लैंग्वेज लगता है, जिनको समझ में आता है, उनको सब पढ़िए, लेकिन टॉपिक को पूरा कीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको तो बिल्कुल ही मत छोड़िए। जिस टीचर के पास अनुभव नहीं है और उसको सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना, केवल आपको लगेगा कि हाँ चैप्टर बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत खुश, बड़ा भाजिएगा, लेकिन बाद में नुकसान हो जाएगी। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बातें करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने और गुजारने के लिए। और थोड़ा समझदार बनिए, ज़्यादा इधर जो है ना